कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका भी। प्रो मुस्लिम कांग्रेस, मैं क्यों कह रहा हूँ आज ये बात कहने की, हमारे पास बड़ी साफ साफ वजह है। वजह कांग्रेस पार्टी ने ही दी और एक नहीं कई दी, इसलिए मेरे हाथ में आज आपको इतने सारे कागज दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई दिनों के ऐसे बयान हैं सर कि अब तो मतलब पर्दा है ही नहीं, बेसिकली ये है। तो हुआ क्या है सर कि पहले खबर हमने देखी सुबह कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि मुझे भारत में लोग बहुत प्यार करते हैं। तो कि कोई भी ठीक है, अच्छी बात है, कोई देश कोई ये कह रहा है और आपका मित्र देश है और वो कह रहा है कि भारत में मुझे बड़ा प्यार मिलता है। उनके शब्द भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली क्रेजी लव फॉर इजराइल इन इंडिया। दुनिया के कई हिस्सों में हमें लेकर के डी लेजिटिमाइजेशन की कोशिश की जाती है, मतलब हमारे अस्तित्व को स्वीकारना नहीं करना, ऐसा बहुत से देश करते हैं, लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के साथ हमारा एक अनोखा रिश्ता है। भारत में इजराइल के लिए बिल्कुल पागलपन वाला प्यार है। फिर उन्होंने कहा दुनिया में मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भारत में है। ये बात वो गलत नहीं कह रहे, ये बात सच है। भारत में बहुत बड़ा वर्षा, गलत तो नहीं बात ये? नहीं, फैसिनेशन है बहुत से लोगों का कि इजराइल जैसा होना चाहिए, ये इजराइल ऐसा करता है, हमको ऐसा करना चाहिए। नेतन्याहू को भी पसंद किया जाता है, बड़े पैमाने पे किया जाता है। नेतन्याहू जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे और वो भारत के लिए कह रहे थे। इसमें कांग्रेस पार्टी कूदी और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि नेतन्याहू अगर ये कहना सही नहीं है कि पूरे भारत में उनके लिए प्यार है, उनको कहना चाहिए था कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम में उनके लिए प्यार है। फिर उन्होंने कहा गाजा में नरसंहार हुआ, तबाही हुई, लेबनान बर्बाद कर दिया नेतन्याहू ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। नेतन्याहू के सबसे मजबूत समर्थक जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। लाखों फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से बेदखल कर दिया। घोर नैतिक कायरता का प्रदर्शन किया मोदी सरकार ने और वो चुप रही। और उन्होंने कहा कि ये करोड़ों भारतीयों के लिए शर्म और कतई अस्वीकार्य है जो कुछ नेतन्याहू करते हैं। प्रॉब्लम उनको नेतन्याहू से नहीं है, बल्कि वो तो मुझे लगा खुश होंगे नेतन्याहू का बयान देख करके। वो दूसरी वजह से खुश हुए होंगे कि हमें मौका मिलेगा अब मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती बताने का। नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं भारत में मुझे प्यार मिलता है। वो उन्होंने उसको भुलाया, उन्होंने कहा भारत में नहीं मिलता, इनको मोदी जी से प्यार मिलता है। तो नेतन्याहू मतलब मुसलमानों का दुश्मन, और मुसलमानों का दुश्मन सबसे अच्छा दोस्त किसका? तो मोदी का। ये कहने का आज कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। अब सर ये अगर नेकेड अपीजमेंट नहीं है तो क्या है, या मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ इसमें? नहीं, ये उसके साथ नेकेड अपीजमेंट के साथ साथ ये एहसान फरामोशी भी है। 71 के वार में उस समय तो हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था, मान्यता भी नहीं दी थी, दूतावास भी नहीं था। 71 के युद्ध में इजराइल ने हमारी मदद की। कश्मीर के मुद्दे पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल हमारे खिलाफ हुआ हो या न्यूट्रल भी हुआ हो, हमेशा मदद की है। और लेटेस्ट तो ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने हर तरह की मदद की है। जो देश की सुरक्षा के लिए मदद करे, हमारी संकट के समय मदद करे, उससे बड़ा दोस्त कौन होगा? भाई आपके अच्छे दिन के, अच्छे समय के दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन जो संकट में आपका साथ दे, असली दोस्त तो वही है। तो सवाल यह है कि और इजराइल से टेक्नोलॉजी से लेकर आप डिफेंस इक्विपमेंट की बात कीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, एग्रीकल्चर की बात, मतलब कौन सा फील्ड नहीं है जहां से हमको तो इजराइल किसके लिए दिया गया है? ये किसको एड्रेस किया गया है? ये एड्रेस किया गया है मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को, अपनी मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको। क्योंकि इजराइल को गाली देने से मुसलमान खुश होता है इस देश का। ये कांग्रेस का मानना होता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस ऐसा मानती है। तो अब इस पर एक किस्सा जो है रिपीट आपको सुनाता हूँ। वीपी सिंह जब जन मोर्चा बनाया तो पहली बार मुंबई जा रहे थे। मुंबई में उनकी सभा थी, बीजेपी ऑर्गेनाइज करा रही थी। जाने से एक दिन पहले शाम को उन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयान दिया। अरुण जेटली उनके घर गए, कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मुंबई में जो है सभा है आपकी
और शिवसेना वहाँ क्या है ये भी आपको मालूम है, और हमारा शिवसेना का गठबंधन है। तो बोले कि तुम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स को नहीं समझते हो। मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिवसेना। मुझे कुछ नहीं करना है मुसलमानों के लिए। शिवसेना के खिलाफ बोला, मैसेज पहुंच गया। तो हम बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन नहीं कर रहे हैं, सीटों का तालमेल कर रहे हैं। इससे जो नाराजगी हो सकती थी वो खत्म हो गई। तो इस तरह की सिर्फ जबानी जमा खर्च, बिल्कुल, कि कुछ करना नहीं है, केवल जो है जो जिसको मुसलमान सबसे ज्यादा नापसंद करता है उसके खिलाफ बोलिए। तो ये वही आरएसएस के खिलाफ बोलिए, बीजेपी के खिलाफ बोलिए, शिवसेना के खिलाफ बोलिए। और अब ये अच्छा, इसका पैटर्न है, इसको मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले एक दो बार में हमको भी नहीं लगा था, हमने कहा चलो ठीक है यार, ये मानवतावादी बातें होती हैं, वो ठीक है, वहां वो गाजा में जो कुछ हो रहा था उसमें निर्दोष लोग तो मारे गए, इसमें तो कोई इससे इनकार नहीं करेगा। तो गाजा की बात करेंगे तो पहले 7 अक्टूबर की बात करेंगे। अग्रीड। फिर भी वहां पर जिस तरीके से तबाही हुई है, ठीक है, तो पहले लगता था कि हाँ ये इसकी ये कुछ मानवता वाली बातें हो रही हैं। बाद में लगा नहीं, ये तो बिल्कुल टारगेटेड अभियान है। किस तरीके से गाजा को लेकर के प्रियंका गांधी है, नवंबर 2023 से शुरू हुआ है ये, तो तब उन्होंने कहा था जेनोसाइड हो रहा है। फिर दिसंबर 24 में वो फिलिस्तीन वाला बैग लेकर के चली गई थी जिसमें पैलेस्टाइन विल बी फ्री ये लिखा हुआ था। मार्च 2025 में उन्होंने पोस्ट किया था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया था। वो तो भारत में इजरायली राजदूत से उनकी तू में हो गई थी ट्विटर के ऊपर। ये तो देवेंद्र को पूरा वाकया वो पूरा याद होगा। मतलब इसमें तो डिप्लोमेटिक संकट सा खड़ा हो गया था। सोनिया गांधी जी ने हिंदू में 2023 में आर्टिकल लिखा, इसको दुनिया का एक कलेक्टिव फेलियर बताया फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो कुछ हो रहा है। फिर मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अखबारों में जो है गाजा के ऊपर एक लेख लिखा। तो ये सब बातें ऐसे तो नहीं हो रही थी। फिर राहुल गांधी का अभी हाल का स्टेटमेंट याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर मुसलमानों की बात करनी है तो सीधा नाम लेके बात करो, ये माइनॉरिटी कहने की जरूरत नहीं है, सीधे एड्रेस कीजिए अगर आप मुसलमानों के। अच्छा, इनके वो एक मुख्यमंत्री हैं, वो तो बिल्कुल ही गजब है, मतलब अद्भुत ही हैं वो तो, जो रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने तो अभी रमजान में मार्च 2026 में ही उन्होंने कहा था कि ये देश आपकी दुआओं से चल रहा है, सब कुछ आपकी दुआओं से चल रहा है, जब तक आपकी दुआएं रहेंगी सब अच्छा रहेगा। पहले कहा था कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। सो इसमें तो कहीं कुछ ग्रे एरिया जैसा है ही नहीं सर। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि यासिर अराफात 83 में आए थे, है ना, जब या जो हमारा कॉन्फ्रेंस थी, तो आप ये देखिए कि यासिर अराफात भी तब भी जितना ज़्यादा इंदिरा गांधी से, कांग्रेस से मतलब जो रहा, तो फिलिस्तीन को लेकर के, और फिलिस्तीन से जो मोहब्बत नहीं है, इन मुस्लिम कंट्रीज से इमामों को, शाही इमाम को पैसा कहाँ से आता था कंट्रीज से। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब राहुल गांधी नहीं पैदा हुए होंगे उम्र के हिसाब से, लेकिन इसलिए कि देखिए उसमें मुसलमान, आप जो कहते हैं मुसलमान नहीं, उन मुस्लिम देशों को खुश किया जाए जिससे कि पैसा उन, मैंने चाहे वो किसके नाम पे आता है, मस्जिद के नाम पे आता है कि किसी के ट्रस्ट के नाम पे आता है, किसी नाम पर आता है, वही लोग तो वोट डलवाते हैं। कामना जैसा उन्होंने कहा ना, भाई आप वो इजराइल को, सर वो ठीक से पढ़ना भी नहीं आएगा इजराइल क्या है। दूसरा, राहुल गांधी और उनकी पार्टी को ये नहीं मालूम कि इजराइल का सबसे पहले ऑफिस नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार के समय में खोला गया। पहले बिल्डिंग स्टेट बैंक के सामने एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग का नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि मैं तब मिला था जब जो था टेम्प्रेरी ऑफिस पहले बनाया गया था। मैंने तब इंटरव्यू किया था 94 में भी, इजराइल के जो पहले राजदूत बने। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस आज इजराइल इस पार्टी को कह रही है, सरकार को कह रही है। मोरारजी देसाई बस कांग्रेस के थे था भाई, ये तो नहीं कह सकते, ठीक है, बाद में विरोध किया ना। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो मोशे दयान गुप्त तरीके से भारत आए इजराइल से, वो है रिकॉर्ड में। तो इजराइल के साथ हमारे संबंधों को लेके कांग्रेस भी जब जो जैसी जरूरत थी या जो एक विचार के हिसाब से उन्होंने भी आगे बात बढ़ाई। और नरसिंह राव तो कांग्रेस, ऐसा तो नहीं नरसिंह राव को बिना इनके बनाया था कांग्रेस के तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इजराइल से उपयोग राव ने किया हम आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो कांग्रेस का इतने स्वार्थ हैं, तेल में कितना कमीशन मिलेगा मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। जो बनेगा मुस्लिम, मैं नाम नहीं लेता हूँ इसीलिए कि मुस्लिम राजदूत बना करके भेजिए, उसको वहाँ बना करके भेजिए, और उसके बाद पैसे का सौदा कैसे होता है, कितना तेल आएगा, जिससे तेल खरीदा जाएगा, उन कंट्री से कैसे कमीशन मिलेगा। उनको न मोहब्बत न मुसलमान से है न उनको है,
उनको अपने फंड से मतलब है, अपने इस स्वार्थ दौर से। की और कांग्रेस उससे से पहले, अब जब ये शुरू हुआ, मैं खासकर इजराइल एंटी इजराइल की बात, बयान जो आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस दौर की कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस से पहले कभी ऐसा खुल करके कभी इजराइल के खिलाफ कांग्रेस का बोलने का कभी कुछ रहा है? यही भी कह रहा कभी होगा नहीं। और ज्यादा, मतलब ठीक है, मुसलमानों को खुश करने के लिए मैंने आपको कहा ना कि तरीके से सब कुछ करते रहे, लेकिन ये इस ढंग से आ रहा है कि जैसे कहते हैं बिल्कुल आप नंगा नाच जिसको कह सकते हैं, लोग जैसे वो कपड़ा उतरवा के करते हैं विरोध, उस तरह से जो हो रहा है पहले। इसीलिए कांग्रेस अपने ढंग से उनसे भी, इजराइल से भी सहयोग चाहती थी, और ये ठीक ईरान से भी, ईरान के साथ भी नसीरुद्दीन के पीरियड पे या कांग्रेस के संबंध में भी, ईरान में चूंकि आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये थे इसलिए ईरान से भी हमें रखना था, वो खाली ये वो शिया है इसलिए रखना था, ऐसा नहीं है। ईरान के साथ भी साइमल्टेनियसली संबंध थे हमारे, लेकिन वैसा इजराइल के खिलाफ वो होना, इससे मतलब लगता है कि अभी भी कोई ऐसी लॉबी है जो मुस्लिम देशों के साथ में इनके लिए जो सपोर्ट कर सके, और यहाँ पर जो मुस्लिम देश जो फंड करते हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम के थ्रू कराते हो, लेकिन उन लोगों के साथ जो, मैं इसलिए दाऊद इब्राहिम का नाम ले रहा हूँ कि उसके लोग आज भी तो मुंबई में कहीं ना कहीं कोई होगा ना जो खूब है। हाँ यही मैं, इसलिए उन सबको खुश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद तो वोट बैंक है ना होगा, मुसलमान कामन आदमी क्या कहेगा? एक किस्सा मैं भी सुना दूं सर आप। हम मुंबई में एक प्रोग्राम शूट करने के लिए गए, अब मुझे एरिया याद नहीं है वो कौन सा है, बट इट वाज अ मुस्लिम बहुल एरिया। रात के वक्त बहुत रौनक जहाँ रहती है, सब कुछ रहती है। तो हमारे एक साथी थे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे, हाँ सर, भिंडी बाजार तो नहीं वो अब मुझे एरिया याद नहीं वो इलाका इनके लेवल का नहीं नहीं, तो वो रौनक बहुत नहीं, हम कोई प्रोग्राम अपने लेवल के कोई प्रोग्राम शूट कर रहे थे जिसमें यही सब दाऊद वगैरह ये सब की किस्से कहानियां बताना था। तो हम उस एरिया में गए कि वहाँ भी शूट करना था थोड़ा। तो वहाँ हमारे जो साथी थे वहाँ लोगों को जानते थे, तो वो लोग बाग काफ़ी इकट्ठा हो गए, बातचीत होने लगे, ऐसे ही चाय वाय पी रहे थे, बात होने लगी। वहाँ एक दो लोगों ने ऐसा क्लेम करना शुरू किया कि यहाँ तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो दाऊद के समय से हैं और वो दाऊद को जानते हैं और दाऊद से मिले हुए हैं, भागने के बाद, भारत से भागने के बाद ऐसा क्लेम करना शुरू किया। तो भाई कहानियाँ थी, हमें तो कहानियाँ ही चाहिए, कहानियाँ सुन के हमको मज़ा आ रहा था। कोई एक ने बताया, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया, 3-4 ऐसे किस्से उन्होंने हमारे सामने डिस्कस किए। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आप लोग जो भी गए हैं वहाँ पे, उस मिले हैं कोई भी लोग दाऊद से, कभी किसी ने पूछा कि क्या बम फोड़ने में कोई हाथ था 92 में? और बोलते ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किनके साथ बीच में खड़ा हूँ। सर सन्नाटा, एक आवाज़ नहीं आई उसके बाद। बहुत ऑकवर्ड हो गया सब कुछ। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था ये, लेकिन कोई जवाब नहीं आया उस बात का। कह रहा नहीं रहे। अब ये जो इजराइल वाली बात हो रही है, तो ये देखिए सब चुनाव, यूपी का चुनाव शुरू हो गया है, यूपी के चुनाव से पहले ये सारे बयान जो है आ रहे हैं। इंसिडेंटली आज ही जो कॉन्ट्रास्ट देखिए, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आज योगी जी का बयान बहुत वायरल है। योगी जी ने मऊ में मुख्तार अंसारी का दौर याद करते हुए कहा कि आज कोई माफिया पिस्तौल लहराते हुए धमका के खुली जीप में हिंदुओं को धमका नहीं सकता, हिंदुओं को धमका नहीं सकता। ये नहीं कहा किसी को नहीं धमका सकता, हिंदुओं को धमका नहीं सकता। किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं, किसी पर्व त्योहार में व्यवधान पैदा करे। अगर किसी रामलीला में, किसी यज्ञ में, कथा में, धार्मिक आयोजन में कोई व्यवधान डाला तो त्योहार तो मनेगा, लेकिन ये तय है कि रावण और कंस जैसी उसकी दुर्गति होगी। तो ये साफ है, वहाँ दूसरी तरफ का प्रयास बिल्कुल साफ है। अब आप इसको भी कह लीजिए ये हिंदू अपीसमेंट है, चलिए मान लेते हैं कि हिंदुओं को खुश करने के लिए योगी जी ने ये बात कही। जाना तो चुनाव में है ना, फिर 80-20 का चुनाव अगर हो रहा है तो आपने 20 चुन लिया, वो 80 पे खेलेंगे, आप 20 पे खेलो, नुकसान किसका है? बिल्कुल सर। अब जो उदाहरण योगी जी ने भी अगर आप देखें तो जो दिया है, मुख्तार अंसारी क्या थे, किससे छुपा हुआ है। यूपी या यूपी के बाहर के लोगों की अगर बात कर लें तो कृष्णानंद राय को जिस तरीके से मारा गया, ये अलग बात है कि उसमें मुख्तार अंसारी की अगर आप बात करें ना, और अफजाल अंसारी के पॉलिटिक्स की बात करें, मुख्तार अंसारी तो क्रिमिनल, तो उसमें सहारा ये लिया जाता था कि उनको ये पता था कि उनके इलाके में मुस्लिम बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उनको अपनी चुनावी राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुओं का भी एक सेक्शन उनके साथ रहे। इसलिए ऐसे क्राइम कराने में वो कई बार शूटर जो इस्तेमाल करता था वो हिंदुओं का इस्तेमाल कर लेता था। अच्छा। और जिससे ये मैसेज ना चला जाए कि अगर मुस्लिम मार दे फिर बाकी सारे हिंदुओं को भी समझ में आ जाएगा ना, तो वहाँ पर हिंदू का सहारा ले गए। लेकिन जिस तरीके से क्राइम कराया जाता था, जैसे एक हिंदू को अगर कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उनकी चुटिया काटना, वो जहाँ चंदन टीका लगाते थे उस पर गोली मारना, मुख्तार अंसारी का ये कहना फ़ोन पे दूसरे को कि चुटिया कटवा ली, वो क्या मानसिकता थी भाई? अगर आपकी कोई राइवलरी भी थी तो अलग तरीके राउंड गोली चली थी। हाँ, गाड़ी पे। और उसमें तो सीधा रिलीजियस एंगल दिख रहा है ना कि आप
ये एंगल लेके आप करा रहे हो। जो कर रहा है, जो शूटर है, उसको ये नहीं समझ में आ रही है, वो हिंदू थे उसमें, लेकिन जो करा रहा है वो तो उसी मानसिकता से करा रहा है। उसके बावजूद अगर वो सेकुलरिज्म का कोई लबादा ओढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए उसके पॉलिटिक्स को आपको मैं कितने ऐसे लोगों से मिला हूं, आप खुद ही मिलते होंगे। ये जो आज योगी जी ने जो उदाहरण दिया कि खुली जीप में घूमना वाला, शायद 2005 की घटना थी, वो मऊ में दंगे हो रहे थे। आमतौर पर लोगों को ये बताया जाता है और ये पता है, लोग ये मानते हैं, क्योंकि प्रचार ये हुआ कि वो तो जीप में, खुली जीप में इसलिए था कि वो दंगा रुकवा रहा था, कि वो दंगा रुकवा रहा था, दंगा करवा नहीं रहा था। समय की घटना है। योगी जी को खबर मिली गोरखपुर में, उन्होंने मीडिया को बुलाया, कहा मैं मऊ जा रहा हूं। अच्छा। और पार्टी को चैलेंज किया कि हिम्मत हो जिसमें वो हमारे साथ चले। 2-3 गाड़ियों का काफिला निकला और वहां पहुंचने से पहले 150-200 मोटरसाइकिल, कार उनके पीछे उनके समर्थक उनके। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको खबर मिली, डीएम को कहा कि गिरफ्तार मत करना योगी को, लेकिन शहर में मत घुसने देना, और मुख्तार को कहा कि अब चले जाओ। तो मुख्तार क्या कर रहा था सर? वो, अरे भाई, मशीन गन लगा के जीप पर माइक से जो है वो घोषणा करता हुआ घूम रहा था, मतलब धमकी देता हुआ घूम रहा था। घोषणा क्या, और मुख्तार क्या था, ये किसी से छिपा थोड़े है वो भाई। अगर आर्मी की चुराई हुई एलएमजी जिसके पास हो पकड़ी जाए और जो पकड़े उस पुलिस ऑफिसर को प्रताड़ित किया जाए, तो आप समझिए कि उसका क्या जलवा था, क्या उसका प्रभाव था। तो इसलिए जो है, मुख्तार के बारे में आप ईस्टर्न यूपी में किसी से पूछ लीजिए, और खास तौर से आप जो बीजेपी का समर्थक नहीं है उससे पूछ लीजिए। तो उस समय अगर योगी जी और उनकी हिंदू वाहिनी न होती तो पता नहीं कितने हिंदुओं का घर चला गया होता। आपका घर है, आपके घर में आए, कितने का है, आपने कहा 50 लाख में बनवाया, ये 5 लाख लिखिए, सुबह खाली कर दीजिएगा। ये मुख्तार ऐसे ऑपरेट करता था, वो खुद नहीं जाता था, उसके लोग जाते। हाँ, उसमें तो वो एक ही बात थी कि अगर आप खाली कर देंगे तो आप जिंदा बच जाएंगे, नहीं खाली करेंगे तो मकान भी जाएगा और जान भी जाएगी। वहाँ से सौरभ, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद का अतीक अहमद और सिवान सैयद शहाबुद्दीन, ये तीनों एक साथ इकट्ठा होते थे। ये दोनों सिवान आते थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। उसके बाद 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन वहाँ रहना, फिर वहाँ से ये लोग नेपाल के बॉर्डर पे जाते थे। अब इन तीनों का जो नेक्सस था, अब उसमें धर्म का एंगल नहीं था और क्राइम का एंगल नहीं था, तो और क्या था? कहाँ तुम गाजीपुर, कहाँ वो इलाहाबाद, वो सिवान पे जा रहे हो, फिर वहाँ से नेपाल बॉर्डर पे जा रहे हो। नेपाल के बारे में हम सभी जानते हैं कि आईएसआई किस प्रकार का वहाँ पे गढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छिपी हुई चीज़ थी कि उस समय की रिपोर्ट में रहती थी, ये सारी चीज़ें सामने आती थी। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट था, चाहे बिहार की बात कर लें या यूपी की बात कर लें, वो उन लोगों के लिए सपोर्टिव था। ये सिर्फ क्रिमिनल नहीं थे, कम्युनल भी थे, फुल्ली एंटी नेशनल, कम्युनल नहीं। सिर्फ वो जो सेकुलरिज्म का वो लबादा जैसे उठते थे ना, वो सिर्फ इस लिहाज से कि उनके पॉलिटिक्स को जहाँ तक सूट करता है, उनको पता है कि एकदम तीनों पॉलिटिक्स में आए। हाँ, तीनों पॉलिटिक्स में आए। शहाबुद्दीन आरजेडी से, बिल्कुल, और ये एक अतीक सपा से, मुख्तार भी तो बदलते भी रहे, बदलते रहे, कभी बसपा कभी सपा। तो ये सर योगी जी ने जो कहा कि आज कोई गुंडा हिंदुओं को नहीं, माफिया है गुंडों को नहीं धमका सकता है, ये तो हिंदुओं को खुश करने का ही प्रयास। हिंदुओं का लेकिन मैसेज भी तो है, खाली एक अपने आप में ये तो लगेगा ना कि भाई देखिए प्रोटेक्शन है हमको। जो उन्होंने कहा कि भाई त्यौहार है, इस पर कोई भी कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं होगी, पहले ऐसा होता था, ये होता था। लेकिन सौरभ जी एक बात और ध्यान, पता नहीं आपके उसमें एजेंडे में है कि नहीं, तब इसका तो जाए जो आप जो बोलते हो वो एजेंडा है। नहीं एजेंडा नहीं, मैं कार्यक्रम में आ जाऊँ, कई बार रह जाता है कि केरल में जो किया है विधानसभा में, पता नहीं आप दिन में चर्चा कर चुके हों, केरल में वंदे मातरम पर वो करके मुस्लिम लीग को खुश करने या मुस्लिम को वोट को खुश करने के लिए, जब तमिलनाडु में गाया गया पूरा वंदे मातरम, केरल में मना कर दिया गया और उसको वो डिफेंड कर रही है कांग्रेस पार्टी। मतलब मैं इसको बहुत ही इससे भी भयानक मानता हूँ। धार्मिक आधार, एक संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति की तरफ से जारी आदेश के बाद भी गवर्नर के, विधानसभा के गवर्नर की उपस्थिति में वंदे मातरम न गाने दिया जाए। ये मुस्लिम लीग की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है? कांग्रेस बोले कठपुतली है, कोई विदेशी पाकिस्तान चला रहा है क्या? मैं तो ये कहने को तैयार हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें तो प्रोटोकॉल है ना, एक मिनिमम तो नहीं है कि आप राज्यपाल आएंगे तो आप खड़े नहीं होंगे। सर इसमें बीजेपी भी चूक गई, बंगाल में भी नहीं हुआ।
नहीं हुआ। वो बड़े मेरा सवाल ये है कि तमिलनाडु में हुआ था ना, जो इससे ज्यादा विरोधी तमिलनाडु में बीजेपी की हुआ थी, तो वो हो सकता है वहां पर जो हुआ उस समय मिस हुआ या क्या हुआ। विधानसभा क्या कह रहे हैं विधानसभा? ये तो विधानसभा में नहीं सत्र हुआ, कहाँ हुआ? विधानसभा के सत्र में नहीं जाने दिया ना। शपथ नहीं, शपथ में मैं भी शपथ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर विधानसभा में आज जो हुआ है, हाउस की आज बात। हुआ है, ये आज की घटना है। नहीं, विजय की शपथ में हुआ है सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप ठीक कह रहे हैं कि केरल में नहीं हुआ। केरल में विधानसभा में स्पीकर ने भी और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा कि देखिए ये आरएसएस का वंदे मातरम है, हम नहीं, हम आधा ही गाएंगे। अच्छा, ये तो अवमानना की सीमा है ना। अब संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेकर के स्पीकर और चीफ मिनिस्टर है। देखिए और कोई पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, राहुल गांधी बोलता है, राहुल गांधी वैसे तो शपथ वो भी लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कहना कि ये तो भाई उनको मालूम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब लिखा है, 1870 में, जब कांग्रेस थी ना आरएसएस था, और गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो सर बड़ा उसमें, जब ये उसके पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, जब ये कहा गया तो फिर आप याद कीजिए ना उस पर क्या क्या बताया जा रहा था कि नेहरू जी ने तो टैगोर साहब से बात की वो थी, जो भी किया वो नहीं, टैगोर ने कहा था आगे वाले ना गाए जाएं स्टैंजा। नहीं वो कहाँ से नहीं, मतलब इसको जस्टिफाई किया जा रहा था कि ना गाना, तो टैगोर साहब भी मान गए थे कि नहीं चलो अब पूरा गाने की नहीं, उसका जरूरत नहीं। तर्क ये दिया गया कि अगर उसको छोड़ देंगे तो जिन्ना साथ आ जाएंगे। बस ये था वो वो जिन्ना को 1932 की मनाने बात का है। ये तरीका है, लेकिन जिन्ना ने तो उसको भी स्वीकार नहीं किया। वो अगर मुस्लिम लीग का ही वो भी विरोध कर था। लिया होता तब भी एक तरह से जस्टिफिकेशन होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नहीं, और कौन सा भाभी जो तीन ही इससे पहले स्टैंजा गाए जा रहे थे, वही कौन सा कोई गाने को तैयार था? बाकी क्या आपने जिसमें दुर्गा स्तुति है वो तो छोड़ ही दीजिए, पहले ही तीन कौन गा रहा था? नहीं, लेकिन एक बात आपको पता नहीं, मालूम नहीं, मैं तो इसीलिए मानता हूँ कि स्कूलों में, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, राहुल गांधी की तरह हो सकता है पता नहीं कि स्कूल में पढ़े, लेकिन आप ये बताइए कि सर स्कूल में वंदे मातरम शुरू होता था और जनगण मन आखिरी में गाया जाता था। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ, पुस्तक में रटाया जाता था। अब हो सकता है पब्लिक स्कूलों में नहीं किया जाता, वो अलग बात है, अन्यथा जनगण मन के अलावा वंदे मातरम आरएसएस की, कांग्रेस की सरकार में, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार थी तब। कभी आपको कोई कांग्रेस अभी के इस वाले केस में सौरभ देखें कि आज जैसे जयराम रमेश ने जो कुछ लिखा, जयराम रमेश ने नहीं लिखा ना, वो तो कांग्रेस पार्टी ने लिखा। अब इसी इजराइल के साथ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वाजपेयी जी ने, क्योंकि वो लाइन शुरू की थी इजराइल के साथ डिफेंस, एग्रीकल्चर और बाकी सारी टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में सहयोग की, मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको बखूबी जारी रखा और इस लेवल पे जारी रखा कि तब भारत जो डिफेंस का आयात करता था उसमें टॉप 2 कंट्री में दूसरा देश रूस के बाद इजराइल आया, अभी 3 में है फ्रांस के साथ। तो लेकिन उन 10 सालों में उनको, क्योंकि ये समझ में आ गया कि वाजपेयी जी ने जो लाइन शुरू की है वो देश के लिए वो ज़रूरत है, लेकिन न कभी ये गए, न कभी वहाँ से कोई आ रहा है प्रधानमंत्री, न यहाँ के प्रधानमंत्री गए पब्लिकली एक स्टेटमेंट नहीं, हालांकि तब भी इजराइल के खिलाफ नहीं बोलते थे। और मुंबई हमले के बाद सौरभ आपका सारा इनपुट टेररिज्म को लेके उसमें इजराइल इतना सहयोगी है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन साझा होता है। मोसाद जिसको सब कोई मानता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, वो आपके साथ रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन साझा कर रहा है, और उस देश का प्रधानमंत्री भारत के लिए अगर लक्ष्य दिखा रहा है तो आपको खराब लग जा रहा है। हमारा कोहटा में जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था तो इजराइल ने ये प्रपोजल दिया था भारत सरकार को कि दोनों मिलकर ऑपरेशन करते हैं और इसको उड़ा देते हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, आप अकेले करना चाहिए तो करिए। इजराइल इसके लिए भी तैयार हुआ, कहा कि भारत ने हमको हमारे जेट्स को रिफ्यूलिंग का जो है वो परमिशन दे दीजिए, उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। अच्छा, इजराइल को एंटी मुस्लिम कांग्रेस का जो देखने का नजरिया ना वो अपना है, अन्यथा आप देखें तो I2U2 जो है, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई क्या मुस्लिम देश नहीं है? वो इजराइल के साथ, भारत के साथ, यूएस के साथ एक गठजोड़ में इतना क्लोजली कनेक्टेड, इसको पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है। हाँ। एशिया के इस हिस्से का क्वाड कहा जा सकता है। इनका अपना ऑप्टिक्स है कि कन्वीनियंट हो गया ना, वो 7 अक्टूबर के बाद से जो हुआ है, तो 7 अक्टूबर 23 के बाद से उसके बाद बड़ा कन्वीनियंट है आपकी आज के इजराइल को आप पेंट कर सकते हो और से आप उम्मीद कर सकते हो यूएई कि इससे सोचिए ना, मुसलमान यूएई कैसे खुश हो जाएंगे। आज इजराइल के साथ यूएई कैसे है? वो मुस्लिम देश नहीं है क्या? अरे मैंने तो वो आज- अपना इंटरेस्ट देख रहा है ना। सर मैंने तो ये भी डेटा निकाला, हालांकि इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, कांग्रेस ने कोई लॉजिकल काम, लॉजिक से काम नहीं किया, इमोशन पे खेला है ना, इमोशन, हाँ, तो इमोशन पे पहली खेल बात। रहे हो, तो यहाँ कोई लॉजिक का काम नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको एक डेटा देता हूँ, मैंने पूछा आज एक डेटा निकलवाया, जंगों में सबसे ज्यादा मुसलमान किसने मारे दुनिया में अभी हाल फिलहाल में 50, 60, 100 वर्षों में, किसने मारे सबसे ज्यादा? तो जवाब आता है साहब, सर जवाब ये आता है कि वास्ट मेजॉरिटी
of Muslim deaths in modern wars have occurred in conflicts within or primarily involving Muslim majority countries. नेचुरली आपस में ही मारे हैं मुसलमान ना। देशों में ही आपस में ही हुए। भाई पाकिस्तान तालिबान क्या होता है, ईरान ईरान इराक वॉर में 10 लाख, अफगानिस्तान की सिविल वॉर में 30 लाख तक लोग मरे हैं, सीरिया में सिविल वॉर हुई, यमन में हुई, सोमालिया, सूडान। सो एक एनालिसिस है कि 1.25 करोड़ मुसलमान जो है वो पिछले 25 साल के अंदर मारे गए हैं ऐसे इन जंगों के अंदर। इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने करीब 1.25 लाख लोगों को 1980 से आज तक कत्ल किया है। मस्जिदों में भी, मस्जिदों को वो भी उड़ाया है। मुसलमान ही मरे, उसमें भी मुसलमान ही मरे। फिर यूएसए ने जो अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, यमन में, इसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। और अगर आप डायरेक्टली इन वॉर और अगर इनडायरेक्टली भूख से, गरीबी से अगर आप जितनी मौतें हुई हैं उन जंगों की हालात से अगर आप उसको जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा 50 लाख के करीब चला जाता है। तो आप अमेरिका से संबंध तोड़ लीजिए। कांग्रेस कहे कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा जंगों में मरा, संबंध छोड़ लीजिए अमेरिका से। अमेरिका के बाद यूएसएसआर का जो अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ उसमें बताते हैं लाखों लोग मारे गए। तो आप रूस से भी संबंध तोड़ लीजिए या कहिए कि नहीं रूस तो मुसलमानों का हत्यारा देश है। लॉजिक तो कहीं नहीं है इसके। चीन के अपने इलाके जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं वहाँ कितना जुल्म हुआ है, कोई वादों की खबर आता नहीं सामने। उस पर कभी बोला राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने? मैं इनसे ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपको कभी कोई कांग्रेस के नेता नहीं मिलते जिनको लगता है यार थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि खासतौर पे अगर उनकी कंस्टिट्यूंसी उस तरीके की नहीं है तो वो ये डिस्कम्फर्ट तो जाहिर करते ही करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ, बड़ा नाम है वो, उनके इलाके में मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस बात को लेकर वो ये कहते हैं कि कई बार तो मुझे मन करता है बोल देने का, लेकिन समस्या ये है कि मेरी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है कि मैं मुस्लिम वोट के बिना जीत नहीं सकता। लेकिन इसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है इस तरह की लाइन का। और जयराम रमेश जैसे नेता है और जिस तरीके के लोग कांग्रेस पार्टी को अभी चला रहे हैं, राहुल गांधी उनके सहयोगी, वो ग्राउंड पे क्या फीलिंग है इससे तो बहुत डिस्कनेक्टेड ही रहते हैं ना। तो वो अपने एसी के रूम में बैठ के वो एक लाइन सोच के लिए एक लाइन लेकर चल दी या फिर वो मुझे थोड़ा सा ये मानने में होता है कि मतलब इनको नहीं मालूम कि इन बातों का क्या रिएक्शन होगा, इतने ना समझ भी नहीं होंगे ये सारे नेता, लेकिन उनका टारगेट ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। या तो ये है नहीं टारगेट कि हमको वो 20 की ही बात करनी है। नहीं 20 की बात कीजिए, उसमें कोई किसी को समस्या नहीं है। आप पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन हैं, पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, तो ये तो देखेंगे कि इससे पार्टी का नुकसान होगा कि फायदा होगा। इससे पार्टी का फायदा तो नहीं होने वाला। तो जो लोग इजराइल के प्रशंसक हैं भारत में, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? ये कब कांग्रेस ने सोचा कि हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? शाहबानों में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, शाहबानों में तो उन्होंने जो है ये सोच के कि इससे जो है फायदा हो जाएगा, मौलवियों को खुश कर देंगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा। ये किया, हिंदू नाराज होने लगे तो वहां शिलान्यास करा राम दिया, मंदिर में शिलान्यास तो और फिर मुसलमान नाराज हुए तो उसको रोक दिया। हुआ क्या? पता चला दोनों गए। वो चुनाव जो है, हाँ 89 का चुनाव हार गए। जो 84 में मिला था उसका आधा भी नहीं मिला। कांग्रेस के पास तो सर एक वक्त सारा ही वोट कांग्रेस का था। ये चिंता कांग्रेस को कब होनी शुरू हुई कि मुसलमान को अपने साथ रखना है, या उसने एफर्ट कब से करने शुरू की? 67 के बाद से। अच्छा, 67 में सीटें बहुत घट गई और जब 69 में स्प्लिट हुई तो माइनॉरिटी में आ गए, तो सीपीएम के साथ, मतलब सीपीआई के साथ मिलके जो है वो सरकार बचाई थी। उसके बाद से जो है ये शुरू हुआ। फिर मुसलमानों में भी ये हुआ कि जो है कांग्रेस का विकल्प सोचा जाए। मुस्लिम मजलिस मुशावरात नाम का एक संगठन बना कि हम किसी पार्टी को नहीं, हम उम्मीदवार देखेंगे, हर पार्टी में जो अच्छा मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेंगे। 67 के चुनाव में ये आजमाया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, तो उसके बाद फिर उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया गया। तब से लेकिन कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि ये वोट बैंक कल्टीवेट धीरे धीरे जो रीजनल पार्टीज का उभार जैसे शुरू हुआ तो उनको विकल्प मिलने लगा। फिर 77 में तो जो है जनता पार्टी के साथ मुसलमान बड़ी संख्या में चले गए, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ 1992 आते आते तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि किसी हालत में कांग्रेस को देखने सुनने को तैयार नहीं थे जब बाबरी गिरी। हाँ, उसके बाद लेकिन दूसरी तरफ सौरभ जी आप ये ध्यान दीजिए, आप जैसे ये फिगर निकाले ना आपने कि हमारे कांग्रेस रिजीम के समय जो दंगे हुए हैं, लोग इस प्रति खाली अभी 25 साल की बहुत सही बात कह रहे हैं सर आप। मैंने तो फिगर मैंने तो गवाह, आप देखिए बड़े से बड़ा
दंगे कोई भी हुए दंगा उठा लीजिए। नहीं, और गुजरात के दंगे 70s में ऐसे होते थे जिसमें होते सैकड़ों लोग मारे गए उस समय। आप यदि पुरानी डिटेल्स निकालेंगे, अभी छोड़िए ना, इसलिए गुजरात की बात पे कर रहा हूँ। भागलपुर के दंगे में क्या हुआ, मुंबई में होते थे दंगे क्या हुआ, मुरादाबाद के। आप यदि संख्या बेतहा यदि उनके आंकड़े निकाल के कोई पूरा स्टडी करके देखेगा तो। और दूसरा एक और, मैं चूँकि बिहार में रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, एक चुनाव में 89-90 जो भी चुनाव था, कांग्रेस के ही किसी ने हमको बताया कि ऊपर से मैसेज है, जैसे इनको आप द रिकॉर्ड बताते ना कई बहुत सारी बातें, उन्होंने कहा कि ये है कि कल दंगा होगा और 2 से ज़्यादा लोग नहीं मारे जाने चाहिए। खुद दंगे करा करके या जितने हथियारों का इंतजाम है, लिस्ट होती थी कांग्रेस के पास कि कितने हथियारों का इंतजाम है। आप इससे अंदाज लगाइए, दंगे कराइए भी और फिर कहिए देखो हम ही बचा सकते हैं। और यदि बीजेपी का कैंडिडेट शाहनवाज खड़ा हुआ है तो उसको हराने के लिए उसमें कांग्रेस भी और उसमें बीजेपी के भी कुछ लोगों ने मदद की जरूर। कभी पूछ लीजिएगा शाहनवाज हुसैन से कि भाई देखो इससे ज़्यादा यदि बहुत मंदिर में चला गया बेचारा, वो नीचे भागलपुर में गया तो वो मंदिर को वो तो उस तरह से है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि क्या है कि कांग्रेस उस तरह से मुस्लिम को बनाना, आपने जो सब्जेक्ट रखा है, इसलिए कि दंगा भी हो तो उसका फ़ायदा कैसे हमको मिल जाएगा, इस पराकाष्ठा पर सोचना। असम में कितने लोग मारे गए थे, 83-82 की बात है, तो अभी उसमें मुसलमान ही मारे गए ना, तब बीजेपी नहीं थी सरकार में भाई, कहीं दूर दूर तक नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी ना। तो ये है कि आप उससे उसका भी उसको डरा के उसकी मृत्यु पर भी, जैसे कहते हैं ना, आपको कैसे शमशान घाट में से बैठा होता है ना, जितनी ज़्यादा लाश आएगी मेरा कुछ मुझे मिलेगा, ये उस तरह के सोच पे भी कई लोग ऐसे, मैं नहीं कहा वो सब ऐसे होंगे, मैं अभी भी मैं मानने तैयार हूँ। कई अच्छे नेता भी रहे हो ना जो समझदारी सोच, जैसे उन्होंने कहा भाई उनका खुद है, भोपाल में शंकर दयाल शर्मा को मुस्लिम को खराब दिख करके वो वोट मिलता था क्या उनको, उस ज़माने में भी कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको अपने ऐसे जो चीफ मिनिस्टर भी बने। एक समय अब्दुल गफूर को कितनी जल्दी हटा दिया था बिहार में। क्या सर, अभी ये सब लग रहा है कि यूपी के चुनाव की आहट सी भी है ये, और कहीं ये भी कैसी भी खबर थी, कांग्रेस जो है 100 सीट से ज़्यादा मांगेगी समाजवादी पार्टी से, 300 तो हमारी, 100-103 हमारी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। जो 17 का फॉर्मूला, हाँ, वो 17 वाला फॉर्मूला ही अपनाने की कोशिश होगी। और समाजवादी पार्टी भी उस रूप में हार्ड बार्गेन इस बार कांग्रेस के साथ बहुत टफ स्टैंड नहीं लेगी, ऐसा कांग्रेस को लगता है। अच्छा। उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग दबाव बनाएंगे, समाजवादी पार्टी के सामने भी एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई रहेगी। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में वो ज़रूर चाहेंगे कि किसी अकोमोडेट करेंगे से, कांग्रेस, हाँ, अकोमोडेट करें। उसमें ज़्यादा मसला ये रहता है कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहती है कि ऐसी सीटें हमें मिल जाए जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन जहाँ पे ज़्यादा नजर आए, उसको लेकर टकरार होती है। समाजवादी पार्टी हारने वाली सीटें ज़्यादा इनको ऑफर करती हैं, बट फाइनली वो मतलब कांग्रेस के हिसाब से लगभग रहेगा। नंबर्स हो सकता है 100 ना आए, 90 आए, लेकिन रहेगा। ज़्यादा दे सकती है सपा का वहाँ कुछ है नहीं, जाट है नहीं साथ उसके, यादव वहाँ वेस्टर्न यूपी में है नहीं, मुस्लिम वोट है, हाँ मुस्लिम वोट है। लेकिन देवेंद्र जी आपको लगता है कि समाजवादी दे देगी? मेरी सूचना तो ये रहेगी, मतलब इस बार कोशिश ये करेगी कि साथ रखे, जैसे ये अफोर्ड वो नहीं कर सकता अखिलेश यादव इस बार कि फिर से हार जाए इलेक्शन, सत्ता चाहिए। हाँ, वो हर हाल पे समझा के कांग्रेस कितना ऐसा वोट दिला देगी? मेरी सूचना ये है कि अखिलेश ने माइंड बना रखा है कि नहीं देगा, देखिएगा बार्गेन, आज की तारीख का नोट करके प्रोग्राम का रिकॉर्ड रखेगा। नहीं, जैसे आप 100 पर्टिकुलर कह रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ कि मैंने पता किया है। क्या आपको क्या पता चला सर? यही कि समाजवादी नहीं करेगी आखिरी तक, अलायंस ही नहीं करेगी या कांग्रेस के साथ नहीं करेगी, नहीं करेगी, इसलिए कि सीट पर हो जाएगा कि इतनी सीट तो नहीं देगी, है ही नहीं जिसके साथ अलायंस कर सके, और ऑप्शन ही नहीं है, मतलब बार्गेन करेगी, कम सीटें देगी। हाँ बिल्कुल, कम पर करो, तैयार हो तो। राहुल गांधी का जो कैसी वेणुगोपाल तय करेंगे तो वो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे अरे आप तो जीत के बाद आ रहे हैं शहनशाह, मतलब उसके बाद तो उनको बिहार में लड़ गए थे ना राहुल गांधी, यही कह रहा हूँ, बिहार में आखिर तक लड़ते रहे सीटों के लिए, उसका खैर उनको नुकसान भी हुआ फिर आगे जाकर के। तमिलनाडु वहाँ भी तो बार्गेन कर रहे थे, तो वो बार्गेन करके क्या कौन सा उनको मिल गया? तो यहाँ तो यही कि बार्गेन करें। अब अखिलेश यादव को भी जो भी कारण होगा, मेरा यही मानना है कि वो आखिर में ये शुरू में यही कहते रहेंगे हाँ साथ कर लो। अखिलेश यादव को डर सिर्फ मुसलमान वोट का है, स्प्लिट, बिल्कुल, बाकी कोई डर नहीं है। उनको मालूम है कि कांग्रेस हमको कुछ दिला नहीं देगी, लेकिन अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट को चाहे जितना भी 2% काटे, 3% काटे, लेकिन काट देगी। और वो बहुत फैटल होगा समाजवादी पार्टी के लिए। कांग्रेस तो ज्यादा मांगेगी ना सर, तो कितना 100 सीटें 200 सीट थोड़ी दे देगी उसको। नहीं कोई सवाल नहीं। कितने पे लड़ती आई सर कांग्रेस अभी कांग्रेस को 200 कैंडिडेट मिलेंगे। पिछले 2 चुनाव में कितने पे लड़ती आई है सर कांग्रेस? नहीं, कितने पर पूछे, जमानत जब्त हुई है।
पिछली बार जो लड़े थे उनमें 300 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इतना प्रभाव है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। देखिए मुस्लिम वोट के हिसाब से देखिए तो कांग्रेस पार्टी अभी चैंपियन है। अच्छा। मतलब हाँ, उसमें राहुल गांधी अगर मुसलमानों के बीच में नेशन वाइज मुझे लगता है कोई सर्वे करा लिया जाए, अधिकांश में आपको ये फीडबैक समझ में आता है कि राहुल गांधी, उनको ये लगता है ना कि एक अकेला व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी को नहीं कुछ भी बोल एक रहा है, अकेली पार्टी है जो नेशनल लेवल पर नेशनल लेवल सामने खड़ी है। और किसी लेवल पे जाके बोलती है। ये बिहार में मिला क्या कांग्रेस को वोट? जैसे नरेंद्र मोदी को जिस रूप में कांग्रेस पार्टी अटैक करती है, एटलीस्ट और कुछ नहीं, उनके दिल को तो तसल्ली मिलती है ना कि चलो नरेंद्र मोदी नहीं, मान कोई गाली गलौज करता लीजिए, है। अच्छा मान लीजिए अलायंस नहीं होता, कांग्रेस भी लड़ती है, समाजवादी पार्टी भी लड़ती है, नहीं तो उसमें ज्यादातर हिस्सा समाजवादी पार्टी को वही मिलेगा, मैं उसमें कह कोई रहा डाउट हूं, अंतर करते नहीं, हैं कि लेकिन भाई- छोटा हिस्सा भी, जैसे ये समझिए नहीं, 3,000 90-10 भी मान लीजिए। हाँ, तो वो भी नुकसान ही हुआ ना आपका। वो अखिलेश यादव कैसे ये अफोर्ड करेंगे और कितनी सीटों के लिए? ऐसा भी नहीं है कि गैप बहुत बड़ा होगा। मान लीजिए वो 70 पे स्टार्ट होगी बात, ये 100 के समाजवादी आसपास दोस्त करेंगे। नहीं है आपके? समाजवादी पार्टी ये देख चुकी है 2009। नहीं, मैं जानना वो चाहता हूं है। समाजवादी पार्टी के वो दोस्तों से क्या मतलब अलायंस है? करेंगे वो। नहीं मैं एकदम, उनका अभी पल्स क्या है वो है मतलब दम है चुनाव में इस बार उनके लिए या नहीं, क्या मानते हैं देखिए अगर जो बहुत ग्राउंड पे जो काम करते हैं उनको तो ये समझ में आता है कि अखिलेश यादव कुछ कर नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे कर रहे हैं। ऊपर जो हवा हवाई सब ये है, उनको ये लगता है कि लोकसभा चुनाव वाला पैटर्न रहेगा, एंटी इनकमेंसी रहेगी और बीजेपी में आपसी कोई समस्या रहेगी, इन सारी चीज़ों के आधार पर हमें सत्ता मिल जाएगी, मेहनत करके हम हासिल कर लें, ये करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका जो ग्राउंड से कनेक्टेड है सफाई, वो इस बात को समझ रहे हैं हाँ कि हमें बहुत जिस तरीके की मेहनत करनी चाहिए, जैसे इशूज़ को उठाने चाहिए, वो हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। सर मैं जो बीच में बात करने की कोशिश कर रहा था, योगी जी भी क्लियर दिख रहा है ना कि वो चुनाव को हिंदू कंसोलिडेशन पर ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ले ही जाएंगे। उनकी पूरी राजनीति देख लीजिए, जब से राजनीतिक जीवन में आए हैं तो इससे अलग नहीं है। मतलब वो अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं, वही हैं जो असेंबली में खड़े होकर कह सकते हैं अच्छा। कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस मुसलमान की बात करती है तो हम अपीजमेंट कहते हैं, योगी जी और बीजेपी हिंदू की बात करती है तो हम कहते हैं अनअपोलोजेटिक हैं, ऐसा क्यों है, क्या अंतर है? नहीं बहुत बड़ा अंतर ये है कि आप मुस्लिम वोट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। बीजेपी जब हिंदू वोट की बात करती है तो ये नहीं कहती कि हिंदू कुछ भी करेगा हम उसका साथ देंगे। भाई हिंदू के प्रोटेक्शन की बात करती है, अपनी संस्कृति की रक्षा की बात करती है। वो केवल धर्म के आधार पर इस तरह से नहीं सोचती, वो अपनी विरासत के आधार पर भी सोचती है, वो अपनी संस्कृति के आधार पर भी सोचती है। तो इसलिए, और उसके अलावा सवाल यह है कि हिंदुओं के साथ जो कुछ होता रहा है, आप 47 के बाद से देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो करती रही है उसको एक भरोसा रहा है कांग्रेस पार्टी को, अभी जो क्षेत्रीय दल हैं बहुत सारे, कि हमको पूरा मुसलमान मिल जाए और हिंदुओं का एक सेक्शन तो मिल ही जाएगा। इसी गलतफहमी में ममता बनर्जी थी। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, आप किसी भी चुनाव का विश्लेषण कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे को देखकर कीजिए। वो गलतफहमी कि 30% तो मुसलमान है ही, जी। हमको और 15-20% हिंदू चाहिए, हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 15-20% हिंदू 70 में से मिलना कौन सा मुश्किल है? नहीं हुआ। असम में नहीं हुआ, 40% मुसलमान थे गलतफहमी का इलाज सर आमतौर पे होता ही नहीं है ना, वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, आलोक जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।